इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो एक गांव की पॉलिटिक्स किस तरह समझिए। गांव में जैसे पॉलिटिक्स होती है कि एक प्रधान होता है, एक अपोजिशन में होता है जिसे प्रधान बनना होता है, अपने अपने रीजन्स होते हैं जिसमें हर कोई प्रधान बनना चाहता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी ऐसे ही वर्क करती है कि यहाँ पर भी बड़े बड़े हेजिमन्स यानी बड़े बड़े जमींदार हैं। हर किसी को प्रधान बनना है यानी सुपर पावर बनना है, और इसी टसल में प्रॉक्सीज बनाई जाती है और बिगाड़ी जाती है। इन प्रॉक्सीज, और यहां पर जो प्रॉक्सीज हैं ये कंट्रीज है, और जो प्रॉक्सीज को बनाना बिगाड़ना है उसे इंटरनेशनल रिलेशन में कलर कोडेड रेवोल्यूशंस कहते हैं। तो कलर कोडेड रेवोल्यूशंस क्या होते हैं? होता क्या है, किसी भी प्रॉक्सी कंट्री में, यानी प्रॉक्सी या तो एक हेजेमन के साथ हो, एक सुपर पावर के साथ हो, या अपोजिशन वाली सुपर पावर के साथ हो। तो तीन सुपर पावर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में तो तीन सुपर पावर है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, और इंडिया भी अब ग्लोबल पावर बनने की रेस में है। तो होता क्या है, ये कंट्री डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज कंट्री में कलर कोडेड रेवोल्यूशंस कराती है। अब ये होता कैसे है कलर कोडेड रेवोल्यूशन, कि एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, अगर वो सुपर पावर की नजर में, यानी यहां पर मान लीजिए यूएसए के नजर में अगर प्रो गवर्नमेंट नहीं है, तो यूएसए क्या करेगी, थ्रू इट्स एजेंसी सीआईए वहां पर किसी डिप्यूटी को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी। अगर डिप्यूटी नहीं माना तो मिलिट्री को डेटाट करेगी, यानी मिलिट्री वहां पे पावर ओवरथ्रो कर देगी गवर्नमेंट की। या मिलिट्री नहीं मानी तो एनजीओ और डिफरेंट डिफरेंट सिविल सोसाइटी के थ्रू एंटी करप्शन मैकेनिज्म चलाया जाएगा। और किसी भी तरह सुपर पावर चाहेगी कि यहां पर हमारी प्रो गवर्नमेंट आ जाए। इसे इंटरनेशनल रिलेशन में कलर कोडेड रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इन्हें कलर का नाम दिया जाता है, जैस्मीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशंस। और ये बड़ी बड़ी सुपर पावर छोटी छोटी प्रॉक्सी कंट्री में ऐसे रेवोल्यूशंस कराती है। जैसे हमने देखा किस तरीके से साइप्रस में रेवोल्यूशन कराया गया, 2014 में यूक्रेन में रेवोल्यूशन कराया गया। कैसे आप देखते हैं बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ और वहां पर शेख हसीना वाजे की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। तो ऐसे कलर कोडेड इन्हें कलर दिया जाता है। सीआईए या जो एफएसबी है, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है इन बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की, उन्हें एक कलर का नाम देती है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कलर कोडेड रेवोल्यूशन। आज हम इस कलर कोडेड रेवोल्यूशन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक कलर कोडेड रेवोल्यूशन और हुआ है। ये हुआ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही ये चल रहा है, 2011 से, जब इस कलर कोडेड रेवोल्यूशन को अगेंस्ट किया गया इन द मिडल ईस्ट, यानी जो हमारा वेस्ट एशिया है। और यहां पर इसे कहते हैं जैस्मीन। इस कलर को नाम दिया गया है जैस्मीन रेवोल्यूशन। ये ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये लीबिया में गद्दाफी को हटाता है, इजिप्ट में होसनी मुबारक को हटाता है, यमन में अब्दुल्ला बिन सल्लाह को हटाता है, और उसके बाद सीरिया में बशर अल असाद गवर्नमेंट, वही बशर अल असाद जिसके फादर रूल करते थे सीरिया पर। जब फ्रांस से सीरिया आजाद हुआ था तो यही फैमिली, जिसे बाथ पार्टी कहते हैं, बहुत दिन से रूल कर रही थी। और ये खुद मिलिट्री को डेटाट करके, यानी सरकार को ओवरथ्रो करके ये मिलिट्री पावर में आई थी, मिलिट्री रूल आया था। इसे कहते थे बाथ पार्टी। बाथ पार्टी में पहले फादर ने रूल करा, उसके बाद 1971 के बाद इसका लड़का, जिसका नाम है बशर अल असाद, वो रूल करते थे। ये वही बशर अल असाद है जिन्होंने 2013 में अपनी ही जनसंख्या के अगेंस्ट केमिकल वेपन का यूज करा और सरीन गैस अपने लोगों पे छोड़ दी। तो ऐसे तो ये प्रेसिडेंट थे। खैर, ये एंटी करप्शन मूवमेंट, जैस्मीन मूवमेंट 2011 से ही चल रहा था। और 2011 में जब बशर अल असाद यानी सीरिया के जो प्रेसिडेंट रहे, अब तो रहे, कल तक थे, अब रहे, खत्म हो गए। खत्म क्या, भाग गए, रशिया देश छोड़ के भाग गए रशिया। तो ये बशर अल असाद ने बहुत एट्रोसिटी करी अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ सीरिया। और सीरिया में इस पावर वैक्यूम को देखकर बहुत सारे रेबल ग्रुप स्टार्ट हुए, रेबल ग्रुप इकट्ठा हुए, जिन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट था। और किन किन कंट्रीज से इंटरनेशनल सपोर्ट था, यू विल सरप्राइज टू नो,
कि यहां पर अगर देखा जाए तो सिविल वॉर, सिविल मतलब गृह युद्ध, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पावर प्रोजेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट पावर कंपोजिशन है और डिफरेंट डिफरेंट वो गवर्नमेंट है जो पपेट की तरह इन लोगों को यूज करती है। अब कौन कौन है? सबसे पहला बशर अल असाद की गवर्नमेंट, जो सीरियन गवर्नमेंट है, इसे सपोर्ट करने वाले हैं रशिया, पुतिन इन्हें सपोर्ट करते हैं, ईरान की खुमैनी, और हिजबुल्ला जो लेबनान से, हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो भी इन्हें सपोर्ट करता है, क्योंकि सीरियन गवर्नमेंट प्रो सिया गवर्नमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज सपोर्टेड बाय ईरान। दूसरी बात, इजराइल को कंट्रोल करने के लिए सीरिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है ईरान को, इसलिए भी सीरियन गवर्नमेंट बशर अल असाद पार्टी को हमेशा ईरान ने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट पावर प्रोजेक्टर है रेबल ग्रुप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसएनए, जिसे आप फ्री सीरियन आर्मी या फिर फ्री सीरियन आर्मी या सीरियन नेशनल आर्मी कह सकते हैं, एसएनए। इट इज सपोर्टेड बाय टर्की। और टर्की ने क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि वो चाहता है कंट्रोल में रखना खुर्द को, खुर्दिश फोर्सेस को। एक ट्राइबल ग्रुप है खुर्द, जिसकी मिलियंस में पॉपुलेशन है, और खुर्दिश अपना अलग खुर्दिस्तान मांग रहे हैं। वो खुर्दिस्तान इराक से आता है, यानी इराक के भी खुर्द मांग रहे हैं अपना खुर्दिस्तान, टर्की से आता है। साथ के साथ सीरिया के भी कुछ पार्ट में बहुत सारे खुर्द रहते हैं, कुर्ड कहते हैं इसे। तो खुर्द दे हैव देयर ओन फोर्सेस, जिसे एचडीएफ कहते हैं। प्राइमरली ने वाईपीजी भी कहा जाता है, वाईपीजी ही बाद में एचडीएफ बन गया। ये पोस्टर चाइल्ड है यूरोप के। यूरोप की पॉपुलेशन जो है, यूरोप के जो न्यूज़पेपर है, खुर्द को लेकर बड़े प्रो है। उन्हें लगता है पोस्टर चाइल्ड है वेस्ट एशिया का, यानी मिडल ईस्ट का, और एनलाइटनमेंट यही दिलवाएंगे। खैर, ऐसा सोचना गलत है। खैर, खुर्दिश के अगेंस्ट फ्री सीरियन आर्मी सपोर्टेड बाय टर्की। साथ के साथ ये जो फ्री सीरियन आर्मी है, इसे टर्की, सऊदी अरब, कतार और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो आईएसआईएस और अलकायदा से निकला है, मोहम्मद अल जोलानी। मोहम्मद अल जोलानी पहले आईएसआईएस से आते थे, जो अबू बकर अल बगदादी आईएसआईएस वाला था, उसके लेफ्टिनेंट रहे हैं। उसके बाद इन्होंने देखा आईएसआईएस तो खत्म हो गया इराक में, यूएसए ने बड़े एक तरह से खत्म ही कर दिया, तो फिर उन्होंने अलकायदा ज्वाइन करी। अलकायदा के बाद इन्होंने अपना खुद का ग्रुप बना लिया, जिसका नाम है अल नुसरा फ्रंट, जिसे आज में एचटीएस कहते हैं, यानी हयात तहरीर अल असाम। आप ये कहेंगे बार बार नाम क्यों चेंज करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए चेंज करती है क्योंकि इनके अकाउंट है ना, जब ये डेजिग्नेट होते हैं यूनाइटेड नेशन में ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन होता है, उसमें इनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो ये नई ऑर्गेनाइजेशन, नया कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। जैसे कोई बैंकरप्ट हुआ तो वही पुरानी कंपनी से थोड़ी ना चलेगा, नई कंपनी बना लेता है। तो दैट्स वाई एचटीएस पहले आईएसआईएस में रहे, फिर अलकायदा में, अब इन्होंने खुद का ग्रुप बना लिया। अच्छा, इस ग्रुप का भी पहले नाम अल नुसरा था। तो मोहम्मद अल जोलानी इससे आते हैं। अभी जो आपने देखा है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद को भगाया गया, खदेड़ा गया, वो एचटीएस ने ही किया है, और एचटीएस का साथ दिया है एसएनए ने, जो टर्की बैक्ड है। वैसे एचटीएस और एसएनए की ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। चलिए, तो ये 4 पावर फैक्टर है। मेन पावर फैक्टर है रशिया वर्सेस यूएसए। तो रशिया सरकार को सपोर्ट करता है, यूएसए एसएनए को और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है। और कुल मिलाकर टेररिस्ट ने, जैसे अफगानिस्तान में आपने सुना होगा तालिबान पावर में आया, वैसी सीरिया में एचटीएस पावर में आ गया। अब पावर फैक्टर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि बशर अल असाद पूरी सीरिया का कंट्रोल करते थे और उनके पास टोटल डोमिनेंस था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। था क्या, 2011 के बाद ही बशर अल असाद गवर्नमेंट में वीक पॉइंट तो आ ही गए थे। तो था क्या, अगर आप देखेंगे 2020 तक का मैप है, जिसमें मोस्टली इलाका जो है सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस
कंट्रोल करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है हमार होम्स का। दमास्कस कैपिटल है सीरिया की। उसके बाद नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया देखेंगे तो यहां पर कुर्द फोर्सेस, जो हम खुर्दिस्तान वाला एरिया देख रहे थे, कुर्दिश फोर्सेस यहां पे कंट्रोल करती है। उसी जगह आप अगर इधर आएंगे तो यहां पर रेबल फोर्सेस है, जिन्हें हम एचटीएस कह रहे हैं, मोहम्मद अल जोलानी, यहीं से वो पावर में आया है। और यहां पर सीरिया की जो टेरिटरी है वो टर्की से मिलती है, तो टर्की यहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है जिसका नाम है एसएनए, फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी को यूएसए का भी बैकिंग है। चलिए, तो यहां से एचटीएस रोंदते हुए हमा जीता, होम्स जीता, दमास्कस तक आ गई। और जो बशर अल असाद था, अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, एक समय पे तो खैर बहुत पॉपुलर होते थे 2011 से पहले, ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे, आई सर्जन थे, बहुत पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आया कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। एक ही आदमी 1971 से ज्यादा 1971 से लेकर 2024 तक रूल नहीं कर सकता। इन्हें ये समझना चाहिए था। समझ जाते तो इतना भागना नहीं पड़ता देश से। खैर अब तो भाग गए, है ना, रशिया में है। चलिए, साथ के साथ ये जो गोलन हाइट वाला एरिया है सीरिया का, इसे भी कंट्रोल कर रखा है इजराइल ने। 6 डे वॉर हुआ था, उसमें ये गोलन हाइट का एरिया इजराइल ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आज सिचुएशन ये है कि आज इस सीरिया पर टोटल कंट्रोल अब एचटीएस का हो गया है। बशर अल असाद छोड़ के भाग गए। अब इसमें पूरे देखा जाए तो मिडल ईस्ट की डायनामिक्स चेंज कर दी है। और डायनामिक्स कैसे चेंज करी है कि अब जो ईरान है, ईरान, उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई जो यहां लेबनान तक, हिजबुल्लाह तक जाती थी, वो कट ऑफ हो गई है बिकॉज ऑफ सीरिया। और ये होना बहुत जरूरी था, वरना इजराइल के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। तो आप समझिए, इजराइल और ईरान की वॉर में सबसे बड़ा अभी तक जो मेजर सेटबैक आया है वो सीरिया में बशर अल असाद का जाने का आया है। खैर बशर अल असाद भी बहुत तेज है, बीच में ही गोटी मार रहे थे, है ना, अपने आप को जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर बनवाया, सऊदी अरब से हाथ बढ़ाने गए, इसलिए ईरान भी बचाने नहीं आया इन्हें। खैर बशर अल असाद का जाना ईरान के लिए बड़े दिक्कत था, क्योंकि एचटीएस सुन्नी ग्रुप है और ईरान इज शिया, शिया सुन्नी राइवलरी भी है। चलिए, तो ये जो यहां से लॉजिस्टिक सप्लाई होती थी हिजबुल्लाह को, वो कट हो गई है। उसी जगह इजराइल का टोटल अपर हैंड हो गया इस एरिया में। इजराइल, क्योंकि यहां पर जो एचटीएफ आया है इट इज अगेंस्ट ईरान। चलिए, तो पूरी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुकी है। बाकी क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वी विल सी। अब जब तक डेवलपमेंट नहीं होता नया, तब तक के लिए